So let's start with the new chapter, gravitation. Yes. So what is basically what we have? So in gravitation, what is the lecture flow, beta? That means what we have to study in gravitation. Please pay attention. First of all, we have to learn Kepler's law. Kepler's laws. Then universal gravitational law. Then gravitational field. Right? And gravitational field due to various objects. जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ेंगे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की वजह से, जैसे रिंग हो गई, जैसे आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा ना, रिंग की वजह से, डिस्क की वजह से, स्फीयर की वजह से, राइट। सिमिलरली आप ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना सीखेंगे बेटा, जस्ट पे अटेंशन। ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना सीखेंगे रिंग की वजह से, डिस्क की वजह से एंड मेजरली स्फीयर्स की वजह से। ओके, तो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाद आप करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसके बीच में एक और चीज आ जाएगी। हाँ चलिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, देन वेरियस रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड को बेटा हम आई वेक्टर से डिनोट कर देंगे और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को वी जी से डिनोट कर देंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी ग्रेविटी, सो रिलेशन बिटवीन वी एंड आई, दैट मीन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड के बीच में एक रिलेशन देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे एस्केप वेलोसिटी, बिफोर एस्केप वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी and its variation. So next is escape velocity and orbital velocity. फिर energy in satellites और this topic satellite, सैटेलाइट टॉपिक पढ़ेंगे और उसके अंदर एनर्जी देखेंगे। सो ये हमारा सीक्वेंस रहेगा इन सब टॉपिक्स का। ओके बेटा, और ये टॉपिक्स बहुत मतलब इतने छोटे छोटे भी नहीं है, कई टॉपिक्स इनमें से काफी स्मॉल हैं, कई टॉपिक्स काफी लार्ज टॉपिक्स हैं। सो इट्स अ वेरी बिग चैप्टर, है ना, टफ नहीं है उतना, एंड इट इज एग्जैक्टली सिमिलर। इसमें भी सारे कंसेप्ट यूज होने वाले हैं। कौन कौन से कंसेप्ट यूज होने वाले हैं, तो अपने वो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखना आप। इन सब इस चैप्टर के अंदर, ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर कौन कौन से कंसेप्ट यूज होने वाले हैं बेटा? यूनिट्स एंड डायमेंशन का कंसेप्ट यूज होगा, है ना। हम लोग यूनिट्स भी तो देखेंगे ना इनके साथ साथ। ग्रेविटेशनल फील्ड जो क्वांटिटी है उसकी यूनिट क्या है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ये सब क्वांटिटीज, ठीक है। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन यूज होने वाला है इसके अंदर। सेकंड जो चैप्टर इसके अंदर यूज होने वाला है वो है मोशन इन 1D, 1D, मोशन इन 2D, NLM, वर्क पावर एनर्जी एंड रोटेशनल। ये सारे कंसेप्ट्स इसके अंदर यूज होने वाले, ओके। और बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर टॉपिक, जैसा ग्रेविटेशन चैप्टर है वैसा ही एक टॉपिक 12th क्लास में आने वाला है। सिमिलर टॉपिक इन क्लास 12th, and that is
स्टैटिक्स। जैसे ग्रेविटेशनल के अंदर हम मासेस की स्टडी करते हैं बेटा, है ना, भाई अलग अलग हमारे पास मासेस हैं, मासेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। ओके बेटा, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग? डिफरेंट डिफरेंट मासेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक वी विल हैव टू स्टडी द चार्जेस, दैट इज स्टडी ऑफ चार्जेस। और स्टैटिक्स का मतलब तो आप जानते ही हैं, स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? कोई चीज स्टैटिक है मतलब रेस्ट पे है, स्थिर है, राइट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्जेस, इलेक्ट्रो मतलब चार्जेस और स्टैटिक मतलब एट रेस्ट। ओके, जब चार्जेस रेस्ट पे हैं तो उनके बारे में जो चीजें हैं, जैसे यहां ग्रेविटेशनल फील्ड क्वांटिटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन सी क्वांटिटी आ जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड किसी मास के आसपास होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के आसपास होता है। सुना है कभी ऐसा आपने कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के आसपास होता है? यस सर। 10th क्लास में आपने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी ये सब देखा होगा ना? यस सर। उससे जस्ट पहले थोड़ा बहुत तो इंट्रोड्यूस किया गया होगा या बताया गया होगा। अच्छा चलो, एक चीज तो आपने पढ़ी होगी इसमें 10th क्लास में भी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यस सर। पढ़ी है ना 10th क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे यहां आ जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड की जगह यहां क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जगह यहां क्या पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाए, ठीक है। सिमिलर सा टॉपिक है बिल्कुल। सो अब आप एक चीज देख के देखो कि 12th, ये जैसे 11th के इस चैप्टर में ये सारे चैप्टर्स यूज हो रहे हैं ना बेटा? वैसे ही अभी मैंने बोला कि 12th में बिल्कुल सिमिलर चैप्टर आएगा, तो आपको क्या लगता है कि उसमें ये सारे चैप्टर्स यूज नहीं होंगे क्या? होंगे। Am I right बेटा? Yes sir. So अब आप एक चीज सोच के देखो कि कितने इंपॉर्टेंट हैं ये सारे चैप्टर्स। दिस इज कॉल्ड क्लासिकल मैकेनिक्स और क्लासिकल फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है, न्यूटोनियन फिजिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है, ये आपको अब पता चल चुका होगा जब मैंने आपको बताया कि अब तक देखो, अब आपने वैसे भी देखा होगा ये सब चैप्टर्स पढ़े तो हर चैप्टर में, जैसे एनएलएम पढ़ रहे थे तो ऊपर वाले सारे चैप्टर्स का यूज हो रहा था। जब आप वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे थे तो एनएलएम के साथ साथ ऊपर वाले तीनों का यूज हुआ, है ना। जब आप रोटेशनल पढ़ रहे हैं तो ऊपर वाले सब सारे चैप्टर्स का यूज हुआ है ना। और ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं तो ऊपर वाले सारे चैप्टर्स का यूज हुआ है ना। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं पीछे वाले चैप्टर्स के साथ क्वेश्चंस लिंक्ड हैं, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, तो अगर किसी की कोई वीकनेस इनमें रह गई है, ये 6 चैप्टर्स हैं हमारे, अगर किसी की कोई वीकनेस रह गई है ना, तो उसको मैं अभी बता रहा हूं कि आप 1 बाय 1 अपने चैप्टर्स को उठाना स्टार्ट कर दें। जैसे 4 दिन की अगर आपकी छुट्टी है, जैसे अभी थी, बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते थे आप उन 4 दिन का, ठीक है। उठा सकते थे ना बेटा। आपने 10 या 12 क्वेश्चन किए, काम तो अब भी चला, है ना। और काम ना करते तब भी चलता, और 100 कर लोगे तब भी चल जाएगा। लेकिन परफेक्शन किसमें आएगी? 100। ऐसे ही मैं कह रहा हूं थोड़ा सा स्टडी आवर्स बढ़ा के, जैसे 1 घंटा, जैसे आपने 100 क्वेश्चन का टारगेट बनाया, उसकी बजाय आप 80 क्वेश्चन का टारगेट बना लो, 60 क्वेश्चन का टारगेट बना लो, है ना। बाकी के 40 क्वेश्चन पता है क्या उठा लो? बाकी के 40 क्वेश्चन के लिए ये चैप्टर्स उठा लो। जैसे 15 मिनट आधा घंटा रिवाइज किया और 10 क्वेश्चंस पीवाईक्यूज के लगा दिए यूनिट्स एंड डायमेंशन के, और यूनिट्स एंड डायमेंशन पूरा का पूरा आपको रिवाइज हो जाएगा। कि बहुत अच्छा तरीका है ये पिछले चैप्टर्स रिवाइज करने का। कि आप लोगों ने क्या किया, 15 मिनट 20 मिनट रिवाइज किया, जैसे टेस्ट से पहले होता है 15-20 मिनट्स रिवाइज किया, और फिर फॉर्मूलाज लिखे। रिवाइज करने का मतलब ये होता है कि आप पढ़ रहे हैं और जो भी फॉर्मूला है फॉर्मूला लिख दिया, पढ़ रहे हैं और फॉर्मूला लिख दिया, एंड देन 10 क्वेश्चंस इन चैप्टर्स के आपने लगा डाली। करते हैं। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट्स मूव ऑन।
तो सबसे पहली चीज जी बेटा, फर्स्ट ऑफ, सो बेटा लेट्स स्टार्ट केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉज। सो मेरे बेटा मुझे बताइए केपलर ने क्या लॉज दी थी। केपलर ने सबसे पहले गैलीलियो की बात, केपलर और न्यूटन ने ही ग्रेविटेशन के ऊपर रिसर्च किया था। केपलर ने ही लॉज दी थी, अपनी लॉज दी थी कि कैसे कैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, है ना। सो केपलर की फर्स्ट लॉ थी प्लैनेटरी मोशन के बारे में, इसने बहुत कुछ बताया था। सो केपलर हेल्प्स अस टू टू डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट्स, प्लैनेटरी मोशन के बारे में। सो फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, आपने 9th क्लास में पढ़ी होंगी। सो मैं क्विकली बस रिवाइज करवा रहा हूं, 9th क्लास में भी थी केपलर्स लॉज, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स आपको क्या बताती है कि सन के अराउंड प्लैनेट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। व्हाट इज दिस बेटा? इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये सर्कल नहीं है, ये सर्कल नहीं है, बट सर्कल के जैसा जैसा है। जैसे सर्कल में एक सेंटर होता है ना, है ना, यहाँ पे दो सेंटर होते हैं जिनको कहते हैं फोकस। अच्छा, एक फोकस को तो फोकस बोलते हैं, लेकिन दो फोकस, प्लूरल जब वर्ड हो जाता है तो उसको फोकाई बोलते हैं। सो एलिप्स हैज टू फोकाई, वन इज दिस एंड वन इज दिस। सो इनमें से एक फोकाई पे, एक फोकस के ऊपर, इनमें से एक फोकस के ऊपर क्या सिचुएटेड होता है बेटा? सन सिचुएटेड होता है, सन, है ना। और इस इलिप्टिकल पाथ में प्लैनेट्स रिवॉल्व करते रहते हैं। सो सी दिस इज अ प्लैनेट, और ये प्लैनेट ऐसे रिवॉल्व करता रहेगा इसके अराउंड। आर यू गेटिंग मी? यस सर। तो मैं एलिप्स के बारे में और थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं, डिटेल में बता देता हूं। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड द माइनर एक्सिस। देखो इसमें दो एक्सिस हैं, एक की लेंथ छोटी और एक की लेंथ बड़ी है, दिख रही है ना आपको। जिसकी लेंथ छोटी है उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, एंड जिसकी लेंथ काफी बड़ी है, मेजर लेंथ, दैट इज मेजर एक्सिस, दैट इज मेजर एक्सिस। सो इस मेजर एक्सिस का हाफ पोर्शन क्या कहलाएगा बेटा? ये कहलाएगा सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। सॉरी, ए से डिनोट करते हैं इसको। So this is A, and what is this distance beta? This distance is B, semi minor axis. ठीक है, ये रेडियस की तरह से काम करेंगे। ओके, अब इसका ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये होता है ई ए। व्हाट इज ई? ई इज नॉन एज इसेंट्रिसिटी। अगर मैथ्स वालों ने एलिप्स पढ़ा होगा, सो ई इज इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी बेसिकली रेशियो होता है बेटा। किस चीज का रेशियो होगा? दिस डिस्टेंस ओवर दिस डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस जैसे ए था, तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा? ए ही होगा। और ये डिस्टेंस क्या होगा? ई ए। सो ई ए बाय ए का रेशियो क्या आ जाएगा? है ना, इसेंट्रिसिटी आ जाएगा। सो इसेंट्रिसिटी इज द रेशियो ऑफ दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस होल डिस्टेंस। ओके, फाइन, गॉट माय पॉइंट बेटा? सो नेक्स्ट इज, जैसे एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये हो गई आपकी फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ होगी लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरियाज क्या है? एलिप्स के अराउंड प्लैनेट और सन को जोड़ने वाली लाइन, ये जब प्लैनेट ट्रेवल करेगा ना, तो ये लाइन ऐसे ऐसे चलेगी, चलेगी ना, ये लाइन ऐसे चलेगी, ऐसे, राइट। तो टी टाइम में अगर उसने यहां A1 एरिया कवर किया है, और यहां पे टी टाइम में उसने कितना एरिया कवर किया है? टी टाइम में यहां पे A2 एरिया कवर किया है।
है ना। तो केपलर ने कहा कि ये दोनों एरियाज सेम टाइम में ट्रेवल किए हुए एरियाज भी सेम होंगे, ठीक है। ये है लॉ ऑफ एरियाज। क्या कहा, एरियाज स्वेप्ट, स्वेप्ट मतलब स्वीप आउट करना, स्वेप्ट बाय लाइन ज्वाइनिंग planet and sun, area swept by line joining earth and sun are equal in equal intervals of time, यानी equal time में equal areas।